नमस्कार भारतवासियों, मैं सनंत आपके लिए कोर्स लाया हूँ एनवायरनमेंट का। तो अगर हम लोग बात करें जो कोर्स है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के लिए होने वाला है। अगर ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके लिए रिलेवेंट रहने वाला है। तो भैया बिना किसी चिंता के आप लोग देख सकते हैं तो सभी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, तो सभी को कवर करेगा मेरा ये कोर्स और उम्मीद है कि आपको समझ में आए। अगर आप लोगों को दिलचस्पी तो होती है एनवायरनमेंट के बारे में जानने में, तब भी आप लोग इस कोर्स को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आए। हेलवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो क्या होता है इकोसिस्टम, हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे आसपास काफ़ी सारे हमें बायोटिक फैक्टर देखने को मिलते हैं और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो भैया एक सिस्टम के अंदर जब ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो बेसिक सी यही डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। तो अगर कहना चाहें तो भैया ये भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर abiotic and biotic factor are interact will interact each other and this is known as it is known as ecosystem। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि भैया इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कह देंगे, बायोटिक फैक्टर कह देंगे। और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हमारा अबायोटिक फैक्टर हो जाएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कि हमारे एयर हुए, रॉक्स हुए। तो भैया जो हम लोग बात करें जब बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर साथ में मिलकर फंक्शन करते हैं एक यूनिट की तरह, तो भैया उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उसी को क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। समझ में आया क्या होता है इकोसिस्टम। और भैया अब हम बात करेंगे कि भैया अगर इकोसिस्टम को समझना है बहुत अच्छी तरीके से तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर देखेंगे इनके कंपोनेंट्स। फिर देखेंगे इनके टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि हमें पता है बहुत प्रकार के इकोसिस्टम मिलने वाले हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह है, चाहे एयर में बात करें, चाहे वाटर में बात करें, चाहे लैंड पे बात करें, तो हर जगह पे है। तो भैया हर जगह के इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम के, और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में एक बिना एनवायरनमेंट के या फिर हम लोग बिना सराउंडिंग के। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गम मरे हुए सड़े हुए जीव रहे, तो भैया हमारे हर जगह पे प्लेग बीमारियाँ नहीं फैलने लगेंगी। तो भैया इसके लिए हम लोग बात करें बैक्टीरिया भी होने चाहिए जो कि जानवरों को खाते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि हमारे को हेल्प करती हैं सर्वाइव करने के लिए। अगर ये भैया एनिमल्स वगैरह नहीं होंगे, बैलेंस नहीं बनेगा, तो हमें पता है कि इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और कुछ ना कुछ करके हम ख़त्म भी हो सकते हैं। एक चांस ऐसा भी है क्योंकि भैया जैसे कि हम लोग जब भी कोरोना वायरस वगैरह जैसे आए थे, तो ऐसी अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे कि हज़ारों साल पहले प्लेग वगैरह चलते थे, तो कितना नुकसान होता था इंसानों का। तो ऐसे ही हम लोग बात करें, हज़ार्डी सिचुएशन आती रही तो भैया ह्यूमैनिटी बच नहीं पाएगी। तो ऐसे ही को लेकर हम लोग बात करें, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भैया जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे लिखी हुई हैं नीचे, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स हुए, कंपोनेंट्स हुए, टाइप्स हुए, फंक्शंस हुए, इंपॉर्टेंस हुई, इन सबको चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या है इकोसिस्टम का, हम लोग ये देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो भैया हम लोग बात करें, हमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग बात करें अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट। जब कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, तो भैया क्या बनाते हैं, तो बस उसे क्या कह देते हैं, एक सिस्टम में काम करते हैं, तो भैया उसे क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो इकोसिस्टम का, जिसको हम लोग 3-4 बार नहीं, 4-5 से बार ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के। जो इकोसिस्टम होता है इसके अंदर होता क्या क्या है एक्चुअली। इसके अंदर होते हैं कौन, बायोटिक्स और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो भैया क्या होते हैं, अबायोटिक्स देखते हैं। तो भैया हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, वाटर है, गैसेज हैं, सॉइल है, लैंडस्केप है। और अगर हम लोग बात करें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन 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 मिलता है, तो भैया बायोटिक यानी कि जिंदा जीवों में कौन कौन आते हैं। जिंदा जीवों के अंदर हम लोग बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कि हम लोग बात करें कि प्रोड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि भैया ये लोग सनलाइट से क्या कर रहे हैं, सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं।
तो अब सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं तो भैया ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो भैया ये क्या है, प्रोड्यूसर है एनर्जी के। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारे एग्जांपल क्या हो गया, ग्रीन प्लांट, ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं। कंज्यूमर्स जो कि अब इन प्लांट्स को खाते हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है, इन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि बकरी वगैरह हुई, गाय वगैरह हुई, तो वो इनको खाते हैं तो इनसे एनर्जी ले लेते हैं, तो भैया ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें जो कि सड़ी कड़ी चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह हुए, और ये कैसे होते हैं, सेप्टोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और ये सेप्टोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, सड़ी हुई गली हुई चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें बैक्टीरिया वगैरह, नहीं कुछ मर जाते हैं जीव तो उनको खाने लगते हैं, ठीक है। और माइक्रोब्स में कौन कौन आ जाता है, बैक्टीरिया हुई, फंगी हुई, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया हम लोग थोड़ा बहुत ऑटोट्रॉफ्स के बारे में मैंने बताया नहीं, हाँ, तो ऑटोट्रॉफ ऐसे जीव होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि भैया हम लोग बात करें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि हम लोग बात करें वो लोग अपना खुद खाना बना पाते हैं, किसकी मदद से, वाटर और सनलाइट की मदद से, ठीक है। तो और हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो कि ऐसे जीव जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो भैया वो होते हैं हमारे कौन, हेटरोट्रॉपिक्स, या फिर कंज्यूमर्स के जो कि दूसरों को कंज्यूम करते हैं। और सेप्टोट्रॉपिक्स कौन होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर, मतलब सड़े गले एनिमल्स के ऊपर। तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, अब तो कुछ भी बताने लायक नहीं है कंपोनेंट्स के अंदर। तो भैया अभी तक हम लोगों ने ये बायोटिक कंपाउंड्स तो पढ़ लिए भैया, अब बारी है इनको डिटेल समझने की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भैया प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो भैया बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो भैया हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो एक्चुअली जो प्लांट होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि भैया ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, इससे क्या करते हैं, सनलाइट, सन से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। सन से एनर्जी ले ली और क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्या कैसे बनाते हैं, तो भैया ये लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, चेंज करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड। तो भैया फूड जब इन्होंने बना लिया तो भैया इसको कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर्स। तो कौन कंज्यूमर्स हुए, एनिमल्स हुए। तो ये कौन करते हैं, ईट, मतलब ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। ये इसी फूड को खा लेते हैं, जैसे कि हमारे हर्बीवोरस हुए, जैसे कि हमारी गाय भैंस बकरी। और जो कार्निवोरस होते हैं, तो भैया वो क्या करते हैं, वो इनको खा लेते हैं हर्बीवोरस को। और जो ओमनीवोरस होते हैं, पता है, वो तो इन्हें भी निपटा लेते हैं, और इन्हें भी निपटा लेते हैं, और इन्हें भी निपटा लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि हम इंसान, अब भैया आपको, अब तो भैया ज़माना बदल गया है, अब तो आदमी को शेर का मांस खाने की भी इच्छा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानवरों को तो छोड़ो, बकरी मुर्गे का छोड़ो, जो शेर की मांस खाने की आदत पड़ जाए आदमी को। और वो तो पेड़, हम लोग बात करें पेड़ तो फिर खा ही सकते हैं। तो भैया हमें क्या बोलते हैं, इंसानों को भी क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, यानी कि हम लोग किस कैटेगरी में है, कंज्यूमर्स में है, ठीक है। और बाद में बचते हैं अपने डिकम्पोजिटर्स, डिकम्पो डिकम्पोजर्स। तो भैया ऐसे एनिमल, या सॉरी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि, जो अब भैया कोई जानवर मर गया तो भैया अब नहीं खाया शेर ने, तो भैया बचा हुआ है, तो डला हुआ, तो भैया सड़ रहा, अब सड़ रहा तो क्या होगा, तो भैया ऐसे साफ भी तो करना पड़ेगा एनवायरनमेंट से। तो ये लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, ये क्या करते हैं कि जो हम लोग बात करें एनर्जी रिच ऑर्गेनिज्म होते हैं, मटेरियल होते हैं, तो भैया इन्हें खा लेते हैं, ठीक है। कौन, डिकम्पोजर्स। तो इतना बहुत तो हमने डिकम्पोजर्स के बारे में देख लिया, और थोड़ी बहुत पॉइंट है डिकम्पोजर्स के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा था, प्रोड्यूसर्स के अंदर हमने ये देखा था कि भैया ये क्या कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे, जे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस में चेंज कर रहे थे। तो इसी का उल्टा कर देते हैं हमारे कौन, डिकम्पोजिटर्स। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एनर्जी रिच मटेरियल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो भैया जो हम लोग यहाँ पे साइकिल चेन देख रहे हैं, तो भैया ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, मतलब और रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं, और ये उसका उल्टा कर दे रहे हैं। तो भैया इन्हें कौन खाया, प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा, कंज्यूमर निपटा रहा, और कंज्यूमर्स को कौन निपटा रहा, डिकम्पोजिट्स निपटा रहे हैं। और ये भैया इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज कर रहा है, ये इनऑर्गेनिक को, सॉरी ये लोग ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज कर दे रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की एक चेन बन गई है। तो आपको समझ में आई हो अभी वाली चेन। और एक चीज़, हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि भैया एनर्जी फ्लो देख रहे हैं, तो भैया सन से आई एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर के पास वही कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से गई डिकम्पोजर के पास। तो एक एनर्जी फ्लो भैया मेंटेन रहा हमारा यहाँ पे। भैया एक डायग्राम से एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो भैया जैसे कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं, तो भैया जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या बन जा रहे हैं,
वो कंज्यूमर का खाना बन जा रहे हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो डिकम्पोजिटर्स का खाना बन जा रहे हैं। तो भैया ये साइकिल जो बन रही है, तो भैया ये क्या है, इसी को न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं और मैटर बोल देते हैं। तो भैया, तो समझ में आ गया। तो और एक चीज़, हाँ, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो साइकिल में फ्लो करते हैं, तो यानी कि ये साइकिल बन रही है यहाँ पे। और हम लोग बात करें यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, तो भैया एनर्जी का ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं। तो भैया वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, कंज्यूमर के पास वो कर दे रहे हैं, और कंज्यूमर किसके पास कर दे रहे हैं, डिकम्पोजिटर के पास चेंज कर दे रहे हैं। तो भैया हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी फ्लो कैसा रहता है, ये हमेशा यूनिडायरेक्शन रहता है। तो भैया यूनिडायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन में ही जाता है। और न्यूट्रिएंट्स फ्लो कैसा रहता है, ये साइक्लिक रहता है। तो ये साइकिल चेन बनती रहती है ऐसी। तो ये दोनों चार्ट समझ में आ गए होंगे आपको। और भाइयों, आज का लेक्चर केवल यहीं तक था, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो क्या होते, कितने टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम को, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी। तो और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था इकोसिस्टम के बारे में, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। यानी कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया पहले हम लोग देखते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में, हमारे पास कितने प्रकार के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं एक्चुअली। अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो भैया हमारे पास इकोसिस्टम है, हमारे पास 3 प्रकार के इकोसिस्टम हैं। कौन-कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल तो आपको पता ही है भैया, लैंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि लैंड के अंदर जितने भी हमारे इकोसिस्टम प्रेजेंट रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक तो आपको पता ही है कि पानी वाले को एक्वाटिक कहा जाता है। और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग बात करें, जो जब 2 इकोसिस्टम आके मिलते हैं तो भैया उसी को क्या कह दिया जाता है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कह दिया जाता है। तो भैया इन सबको डिटेल से समझने वाले हैं हम लोग, और जियोग्राफी के अंदर तो हम लोग इसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी इसे थोड़ा बहुत देख लेंगे। जैसे कि टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन-कौन से आते हैं, टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट। ये सब कहाँ पे हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर इकोसिस्टम प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। और एक्वाटिक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है मरीन। तो मरीन के अंदर क्या आ जाती हैं, प्लीगिक यानी कि ओपन ओशियन, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी कि इंशोन सॉरी इंशोर, INSHORE लिखा ही है स्पेलिंग, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैंने ये भैया पहले ही बता दी कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ को क्या बोलते हैं, इंसो बोलते हैं, इंशोर। डीप सी, ठीक है। और क्या है, डीप सी। और भैया इसके बाद एक्वाटिक के अंदर फर्दर डिवीज़न है किसका, फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर में आती है भैया लैंटिक और लोटिक। लैंटिक का मतलब होता है स्टैटिक वाटर यानी कि रुका हुआ पानी, और लोटिक का मतलब क्या होता है, लोटिक का मतलब होता है बहता हुआ पानी, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे भैया ट्रांजिशनल्स के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी यही है, क्योंकि भैया यही ऐसे एक ऐसा पॉइंट है जो कि टेरेस्ट्रियल, और हम लोग बात करें 2 इकोसिस्टम को जहाँ पे मीटअप होता है, तो उसके मीटअप वाले पॉइंट को भैया क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशनल लैंड बोल देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो भैया इसमें एग्जांपल कौन-कौन से हैं, वेटलैंड, मार्श, मैनग्रोव्स और एस्चुरीज, तो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए हों। अब भैया थोड़ा बहुत इनको डायग्राम की मदद से भी देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांजिशनल, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे इनका क्या फंक्शन होता है। तो भैया ये हमारा एक डायग्राम, ठीक है। तो ऊपर आप लोग देख रहे हैं इकोसिस्टम 1 यानी कि लैंड, हमारा टेरेस्ट्रियल, हम लोग बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। नीचे हमारा इकोसिस्टम नंबर 2 यानी कि ओशियन है, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। और भैया जहाँ पे ये मीटअप करेंगे, कहाँ पे ये, जहाँ पे ये मीटअप करेंगे, तो जहाँ पे ये मीटअप कर रहे हैं, कौन, हमारा लैंड और ओशियन मीटअप कर रहे हैं, तो भैया इसी ट्रांजिशनल जोन को क्या कह देते हैं, इसी को बोल देते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो भैया सोच समझ के वर्डिंग रखी जाती है। ट्रांजिशनल मतलब, जैसे कि अगर कोई वीडियो एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है तो भैया उसे पता है कि ट्रांजिशन मूवमेंट आते हैं। जैसे कि एक ग्राफिक्स खत्म होता है तो भैया एक एक पिक्चर को अगर लाइव बनाना होता है या फिर एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो एक सीन से दूसरे सीन में चेंज होने से पहले ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए जाते हैं। तो भैया वही हमारा है ट्रांजिशनल इफेक्ट, यानी कि ओशियन और लैंड को भैया मिलाने वाली जगह कौन सी है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, इसी को, यही क्या, तो हमारा यही होता है इकोटोन कॉन्सेप्ट।
तो भैया इकोटोन की अगर डेफिनेशन की बात करिए तो भैया इकोटोन क्या है? इकोटोन इज अ ट्रांजेक्शन जोन ऑफ किसका? इकोटोन इज अ ट्रांजेक्शन जोन ऑफ कम्युनिटीज। किसका? कम्युनिटीज का। और दूसरा है टू एडजस्टेंट इकोसिस्टम, और तीसरा कौन सा है? बायोम। तो यही होता है हमारा इकोटोन। क्लियर इतना? अगर भैया डायग्राम की बात करें तो ये रहा हमारा डायग्राम। तो भैया ये रहा हमारा इकोटोन वाला एरिया। तो ये क्या है? एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, यानी कि यहाँ से हम लोग बात करें जो इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ने वाले हैं दोनों प्रकार की इकोसिस्टम के, वो कहाँ पड़ेंगे भैया? वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर ही पड़ने वाले होते हैं। यानी कि जो भी इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ेंगे तो किसके ऊपर पड़ेंगे? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम के ऊपर पड़ेंगे। किसके? एक्वाटिक की प्रॉब्लम भी इनके पास आ जाएंगी, और लैंड इकोसिस्टम की भी इनके पास दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम अपनी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या है हमारा? इकोटोन मार्शलैंड है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यानी कि जो ऐसे एरिया जो कि मिलाते हैं किसको? लैंड को और एक्वाटिक बॉडीज को, वो क्या होती हैं? इकोटोन होती हैं। ठीक है, क्लियर था? तो भैया जैसे कि हमारे जो मैंगो ट्रीज रहते हैं, तो भैया यही क्या है? यहाँ पे हमारा इकोटोन ही तो है। क्या है? इकोटोन तो है। तो इकोटोन के पास में ही तो उगते हैं ये। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन है हमारा क्या? इकोटोन। तो क्लियर हो गया होगा आपको इन अलग अलग एग्जाम्पल की वजह से। तो भैया इसके डायग्राम की मदद से इसके एग्जांपल तो देख लिए हमने अभी इकोसिस्टम के। तो भैया अब ट्रांजिशनल जोन यानी कि इकोसिस्टम के करैक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि क्या क्या लोगों की राय है। तो भैया इट कैन बी नेचुरल इन और मैन मेड, यानी कि ये कैसा हो सकता है? तो भैया ट्रांजिशनल जोन नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। और दूसरा क्या पॉइंट लिखा है? इट कैन बी नैरो और वाइड। इसका जो हम लोग बात करें ये थोड़ी सी नैरो और वाइड है। ठीक है, हो सकती है। आई मीन जाने क्या बोल रहा मैं। और तीसरा क्या लिखा है? तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या है? मोस्टली नोन एज जोन ऑफ टेंशन हैविंग। हेलो गाइस, तो जो हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन का लेक्चर है, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और दोबारा से मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम बता दूंगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन के बारे में। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम खत्म कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम के बारे में, सबके बारे में डिटेल्स देख लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन के बारे में। तो या फिर ट्रांजिशनल इकोटोन के बारे में देखेंगे। तो ये सब ने देख लिया था कि भैया यहाँ पे हमारा लैंड था, और यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम 1 था, इकोसिस्टम 2 था, और जहाँ पे ये मीट कर रहा है तो भैया यही क्या हमारा ट्रांजिशनल इकोसिस्टम था। इसी के अंदर इसी को हमने क्या कह दिया था? इकोटोन कह दिया था। तो भैया आज इसी की इकोटोन के हम लोग बात करें, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि क्या खासियत होती है इनकी। तो सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड, यानी कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? इट कैन बी नैरो और वाइड, ये नैरो और वाइड भी हो सकते हैं। और आल्सो नोन एज जोन ऑफ टेंशन। अब भैया जोन ऑफ टेंशन क्यों कहते हैं ऐसे? ठीक है, जोन ऑफ टेंशन क्यों कहते हैं? जोन ऑफ टेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया हमने अभी हाल देखा कि भैया कि यहाँ से हमारा लैंड एरिया था। ठीक है, मैन ग्रुप कहाँ उगते हैं? तो यहाँ से ऊपर हमारा इकोसिस्टम 1 है और यहाँ पे इकोसिस्टम 2 है। और ये वाला बीच वाला एरिया क्या होता है हमारा? इकोटोन होता है। तो भैया इकोटोन वाले एरिया के अंदर भैया दोनों जो इकोसिस्टम है इसके इफेक्ट पड़ेंगे या नहीं? या नहीं पड़ेंगे? इफेक्ट पड़ेंगे तो भैया यहाँ पर टेंशन की रेट होगी। तो भैया इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जोन ऑफ टेंशन कहा जाता है इसे। और भैया दूसरा ये कहें कि भैया इस जो ट्रांजिशनल जोन है, यहाँ पे मिट्टी भी होगी, सॉइल होगी टेरेस्ट्रियल की, और एक्वाटिक का पानी भी होगा। तो भैया इफेक्ट तो पड़ने वाला है, इम्पैक्ट तो बहुत भारी पड़ने वाला है। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? जोन ऑफ टेंशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जोन ऑफ टेंशन कह देते हैं। तो भैया इसी के साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है, हैविंग कंडीशन इंटरमीडिएट टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। तो भैया एक तरीके से ये समझ लीजिए कि भैया एक एग्जांपल है ना, दो घर बने हैं और बीच में खाली जगह डली है, तो भैया कचरा डलेगा वहाँ पे, तो दोनों लोग कचरा फेंक रहे हैं अपना अपना, ऐसा एग्जाम्पल कर रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है। और जब हम लोग बात करें कि अब दोनों जगह से इंटरलिंक्ड है, तो भैया यहाँ पे सम न्यू स्पीसीज कैन बी प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे कुछ नई प्रकार के हमें जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो
कुछ हमें पता है, अब लैंड वाले तो लैंड में रहते हैं और जो पानी वाले पानी के अंदर रहते हैं, मछली पानी के अंदर रहती है और लैंड वाले लैंड के अंदर रहते हैं। तो भैया कुछ हम लोग बात करें न्यू स्पीसीज़ भी तो यहाँ पे होंगी जो कि ऐसे एरिया के अंदर रहती हैं कि भैया दोनों जगह सर्वाइव कर सकें, क्योंकि भैया यहाँ पे कुछ नई स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। तो अब भैया हम लोग क्या देखेंगे, पाँचवां पॉइंट भैया आप आसानी से समझ में आ जा सकता है कि भैया ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज़ कैन बी फाउंड इन दिस एरिया। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्पीसीज़ पाई जाएँगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्पीसीज़ पाई जा रही हैं तो इसी को क्या कहेंगे, एज इफेक्ट बोलेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि जो स्पीसीज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट होंगी, स्पीसीज़ प्रेज़ेंट इन दिस एरिया इज़ नोन एज एज स्पीसीज़। और इस प्रकार के एरिया के अंदर जो स्पीसीज़ हमें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एज स्पीसीज़ कहते हैं। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए आपको इकोसिस्टम के? अगर कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हाँ सर यहाँ पे डाउट है तो प्लीज़ एक्सप्लेन मी सर अगेन, तो सो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोटोन के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोटोन के बारे में मैं आपको लिखवा यहाँ पे शीट पे लिखा तो नहीं है, पर मैं आपको मॉकली बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो भैया हमने यहाँ पे एज इफेक्ट देखा था, तो एज इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा ग्रेटर ग्रेटर डाइवर्सिटी एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एज इफेक्ट। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लेना। तो और दूसरा पॉइंट लिखिए, इट गिव्स गुड नेस्टिंग प्लेसेस। किसके लिए नेस्टिंग प्लेसेस बहुत अच्छी होती है भैया, बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छी नेस्टिंग प्लेसेस देते हैं ये, ठीक है। तो यही लिख सकते हैं, इट ऑफर गुड नेस्टिंग प्लेसेस फॉर बर्ड्स लिख दीजिए, फिर नेस्टिंग प्लेसेस ही डाल दीजिए, काफ़ी है था। सो अब लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि भैया ये एक्ट करता है ट्रांजिशनल जोन या फिर इकोटोन हमारा एक मार्शलैंड है, ये बफर जोन की तरह एक्ट करता है। तो भैया ये दोनों इकोसिस्टम को बचाता है। तो भैया जो भी पोल्यूटेंट हैं लैंड के, तो भैया वो अगर सी में आते हैं तो भैया उन्हें रोकता है, और जो सी से आता है तो जो लैंड की तरफ आता है तो ये उधर से रोकता है। तो ये इस एज अ बफर जोन काम करता है। क्लियर था? तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट ऐसे लिखेंगे, एक्ट एज अ बफर जोन एंड प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ एडजेसेंट इकोसिस्टम। तो ऐसे करके आप लोग पॉइंट में इंपॉर्टेंस डाल सकते हैं। तो क्योंकि भैया अगर कोई भी हमारा आंसर राइटिंग होती है तो भैया ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग डायमेंशंस बताने पड़ते हैं आपको। तो इसीलिए मैं अलग अलग पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, तो जिससे कि आपको उसका एक आइडिया मिल जाए। जैसे कि टाइप्स वगैरह के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी, कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इससे आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, तो भैया एक पॉइंट और है कि इट इज़ अब थोड़ा हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड हमारा इकोटोन। तो इट इज़ अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसे करके पॉइंट डाल लीजिए, इट इज़ अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें जब क्लाइमेट चेंज होता है तो भैया सीधे यहाँ पे हमें इकोटोन के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनकी बाउंड्री शिफ्ट हो जाती हैं। तो भैया जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे जो इनकी इकोटोन की बाउंड्रीज हैं वो शिफ्ट होने लगती हैं। अगर आपको रीजन लिखना भी है साथ में, अगर रीजन इंक्लूड करके देना भी है तो ऐसे दे सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन टू इकोसिस्टम इज साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे करके आप लोग एक पॉइंट दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या होता है शिफ्टिंग, क्यों होता है शिफ्टिंग वगैरह क्लाइमेट चेंज बाउंड्री के बीच में। और हाँ, आज का लेक्चर केवल यहीं तक था, काफ़ी छोटा लेक्चर था मुझे पता है। और अगले लेक्चर में भैया हम लोग बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है हैबिटेट एंड नीश ऑफ अ इकोसिस्टम। तो अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर जिन्हें नोट्स बनानी है तो भैया ऑब्वियसली नोट्स बना सकते हैं यहीं से भी। और बाकी एक्सप्लेनेशन की बात है तो भैया हम लोग इसको हैबिटेट एंड नीश को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। हेलो वीडियोस, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर यूपीएससी, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोटोन के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैबिटेट एंड नीश। तो क्या होती है हैबिटेट और नीश, इसको समझते हैं। तो भैया हैबिटेट क्या होता है, एक हैबिटेट क्या है, एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे स्पेसीज रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि हम लोग बात करें, एक हैबिटेट हो सकता है जैसे पहाड़ वाला एरिया है तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज रहती हैं। पर अगर नीश की बात करें तो भैया एक नीश क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर
एक एनिमल का फंक्शन होता है कि एक तरीके से वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, एक तरीके से वो उसका कैसे वे ऑफ लिविंग है, यानी कि वो क्या खाता है, कैसे सर्वाइव करता है, कैसे-कैसे अपने रिसोर्सेज़ के लिए इकट्ठे करता है। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं, नीश होती हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ या एक प्रकार के जानवर का, उसे नीश बोलते हैं। हैबिटेट क्या होता है? एक हैबिटेट एक पर्टिकुलर इलाके को कहते हैं, उस जहाँ पे वो रहता है। जैसे कि अगर मान चलिए कि मैं कह दूँ कि जो हमारे लायन है वो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, ठीक है? अब वो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं तो वो उनका क्या हैबिटेट है और कैसे कैसे वो अपने आप जो लायन हम लोग बात कर रहे थे टाइगर की या फिर लायन की, तो वो कैसे-कैसे जो जानवर है वो क्या खाता है, कैसे रिसोर्सेज़ इकट्ठे करता है, कैसे शिकार करता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, नीश हो जाएगा। उसका पर्टिकुलर फंक्शन उस जीव का, उस स्पेसिफिक एनिमल का फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, वो कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो उसकी नीश हो जाएगी। और हैबिटेट क्या है, एक एरिया है। तो वहीं ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज़ एन एरिया वेयर अ स्पीशीज़ लिव्स एंड इंटरैक्ट विद अदर फैक्टर्स। तो बस समझ में आ गया। नीश क्या है, नीश इज़ एन आइडियोलॉजी, ये तो थोड़ा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो जाएगा, ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, कैसे सर्वाइव करता है इन द प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट, कैसे अपने जो कि उसका एनवायरनमेंट है उसकी उस एनवायरनमेंट की कंडीशन में कैसे रहता है। इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म वे ऑफ लाइफ, यानी कि वो कैसे जीता है। तो भैया यही क्लियर हो गया। तो हैबिटेट क्या है, एक फिजिकल प्लेस है और नीश क्या है, एक एक्टिविटी परफॉर्म्ड है जो कि ऑर्गेनिज्म द्वारा की जाती है। तो भैया नीश का एक एक्टिविटी तो है भैया कि वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे अपने इलाके में सर्वाइव कर रहा है, किस कैसी-कैसी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करवा रहा है। तो यही क्या हो जाता है, उसका नीश हो जाता है, ठीक है? अब हम लोग बात करें हैबिटेट इज़ नॉट स्पेसिफिक हैबिटेट इज़ नॉट स्पीशीज़ स्पेसिफिक। तो भैया एक हैबिटेट के अंदर तो कोई स्पेसिफिक स्पीशीज़ तो होती नहीं है, अलग-अलग प्रकार की स्पीशीज़ रहती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अफ्रीका के जंगलों में कितने प्रकार की स्पीशीज़ मिल जाएँगी, साँप की, बिच्छू की, नेवले की, शेर की, चीते की, जाने किस-किस की स्पीशीज़ मिल जाएँगी। पर नीश क्या होता है? नीश भैया हमने पहले ही बताया कि एक स्पेसिफिक एक एनिमल की नीश क्या होती है, उसका एक्टिविटी होती है, वो कैसे परफ़ॉर्म करता है अपने गिवन एनवायरनमेंट के अंदर। तो भैया नीश क्या है? नीश इज़ स्पीशीज़ स्पेसिफिक। क्लियर हुआ? अगर हम लोग बात करें अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीश और नीश डज नॉट कंटेन सच कंपोनेंट। तो भैया हैबिटेट के अंदर हम लोग बात करें बहुत सारी नीशेस हो सकती हैं कि ये अलग अलग एक हैबिटेट के अंदर अलग अलग हमें पता है कि एनिमल्स रहते हैं, तो भैया उनकी अलग अलग नीशेस भी तो होंगी। पर जो नीश होती है उसका फर्दर कोई कम सब डिवीजन नहीं होता है, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर अबाउटिक फैक्टर, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू इकोसिस्टम, डेजर्ट, ओशियन, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, इट इज़ एग्जांपल ऑफ हैबिटेट। तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया तो पर्टिकुलर जगह होती हैं, तो भैया जगह क्या है, ओशियन भी एक जगह है जहाँ पे इकोसिस्टम बनते हैं हमारे, डेजर्ट, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, ये सब एग्जांपल है हैबिटेट के। भैया एक पर्टिकुलर इसी के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। और अगर नीच की बात करें तो भैया इट इज़ अ पार्ट ऑफ हैबिटेट ओनली वेयर शेल्टर फॉर द लिविंग बीइंग कैन बी फर्निश्ड। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होंगे नीश का और हैबिटेट का। हैबिटेट एक पर्टिकुलर फिजिकल जगह होती है और नीश क्या होता है कि एक एनिमल का वे ऑफ लिविंग होता है कि वो कैसे सर्वाइव करता है अपने गिवन एनवायरनमेंट में। तो भैया नीश के अंदर सभी कुछ आ जाएगा एनिमल का, चाहे वो बर्थ लेता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, मरता हो, सब कुछ एक पर्टिकुलर एनिमल का या फिर स्पीसीज का सब कुछ नीश के अंदर ही आ जाता है। क्लियर है इतना? तो भैया अब हम लोग अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से हैबिटेट और नीश को समझेंगे, ठीक है? तो भैया यहाँ पे लिखा है कि हैबिटेट और नीश के बीच में डिफरेंशिएशन जैसे कि हमने पहले बात की थी, दोबारा बात करते हैं। भैया एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेंगे, तो भैया स्पीशीज़ ग्रो, लिव्स, थ्राइव देयर। और नीश क्या है, फंक्शन एंड रोल बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि रोल या फंक्शन किसका, ऑर्गेनिज्म का। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो भैया आप लोग आगे चल के आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपके ऑफिस के अंदर भैया आपका ऑफिस क्या है, एक तरीके से हैबिटेट है, तो भैया वहाँ पे अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं। और जो आपका प्रोफ़ेशन है, आपका जो काम है, तो वो और कोई नहीं करने वाला, केवल आप ही करने वाले हैं। तो आपका प्रोफ़ेशन क्या हो गया, जो आप करने वाले हैं, तो भैया आपका नीश हो गया। एक तरीके से वही हमने अभी पहले बात की थी भैया कि एक एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ क्या-क्या करती है, कैसे रिप्रोड्यूस करती है, कैसे अपना काम करती है, तो भैया वो उसका क्या होता है, नीश होता है। और हैबिटेट क्या ये पूरे इलाके को कह देते हैं, तो भैया समझ में आ गया होगा। अब भैया हैबिटेट नॉट स्पीशीज़ स्पेसिफ़िक, ये तो हमने पहली बात कर ली थी, और ये स्पीशीज़ स्पेसिफ़िक होता है। ठीक है, और हमने अभी यार बात की, तो भैया रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीसीज़ है क्या, नीश। और भैया अब ऑब्वियस सी बात है हैबिटेट क्या है भैया,
जैसे कि पॉन्ड एग्जाम्पल इसका पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, फॉरेस्ट, और हमने जैसी पहले ही बात कर ली थी। अब भैया अब अपने जैसे कि इसको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। तो भैया ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा हैबिटेट है। अब भैया एक ये अलग अलग एनिमल या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इनका अलग अलग फंक्शन है, तो भैया इनके अलग अलग फंक्शन है, तो भैया इनकी अलग अलग नीश है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हैबिटेट के अंदर काफ़ी सारे नीशेज हो सकते हैं, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। यानी कि फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का। सबसे पहला होता है एनर्जी फ्लो, दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल होती हैं इसके अंदर, और इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। इसको समझते हैं अब। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाने चाहिए, छोटे ही बनाने चाहिए। तो इसीलिए आज तक यहीं तक रखते हैं, और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग अपने लेक्चर में समझ लेंगे। तब तक के लिए बाय।